Hello aspirants, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Birendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आप सभी लोगों को आज की क्लास में आमंत्रण करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप देख पा रहे हो तो आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ। इसका हमारे आज टॉपिक का नाम है 150 डेज स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी सीएफ 2025 पेपर 1। तो मेरे ख्याल में टॉपिक से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आज मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी की बात करने आया हूँ। जैसे आपको पता ही होगा, मार्च में नोटिफिकेशन आता है सीएपीएफ का। अभी हम लोग फेब में चल रहे हैं। अगस्त में एग्जाम होगा, अगस्त 3 को एग्जाम है। यूपीएससी का कैलेंडर आ चुका है, नोटिफिकेशन अगले मंथ आ जाएगा। 150 दिन बचे हैं स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 150 दिन है हमारे पास। इसके पहले मैंने पेपर 2 का भी एक 150 डेज स्ट्रैटेजी बनाया था। काफी लोगों का टेक्स्ट आया कि सर पेपर 1 के लिए भी प्लीज अगर बताइएगा, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं पेपर 1 के लिए भी आप लोगों को बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, 5 मंथ्स हैं, पेपर 1 कैसे करना है मैं जानता हूं। कुछ लोग रिपीटर कैंडिडेट हैं, कुछ न्यू कमर्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा रिपीटर्स लोगों के लिए भी और न्यू कमर के लिए भी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 150 दिन की, इसको हम लोग आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक चीज चालू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो आज जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, देखिए हर एक स्टूडेंट की अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेसेस होते हैं, है ना। हर एक हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स अच्छा हो, किसी बच्चे का ज्योग्राफी अच्छा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, है ना, किसी का मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा हो। पहली चीज बता दूं चालू करने से पहले स्टूडेंट, हम यूपीएससी के अंदर आपको पता ही है हर मार्क इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज कोई भी एरिया छोड़ना तो चाहिए ही नहीं। अगर हर एरिया में हमें कम से कम एवरेज नंबर लेने का तो कोशिश करना चाहिए। आपका जो स्ट्रेंथ है वहां पर मैक्सिमम मार्क्स लेने का कोशिश करना चाहिए, जो वीकनेस है वहां पर भी एवरेज मार्क्स तो कम से कम लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए आपको। पर मेरी स्ट्रैटेजी में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई चीज है नहीं। दूसरी चीज, 23 का भी मैंने पेपर देखा है, 24 का भी मैंने देखा है। 23 के बाद क्या हुआ था स्टूडेंट्स, 2023 में क्या हुआ था, 2023 में बच्चों के नंबर खूब ज्यादा आने लग गए थे। पेपर 1 में बच्चों के नंबर 150 प्लस आने लग गए थे, 157, 158 उस लेवल पे नंबर जा रहे थे, है ना। तो यूपीएससी ने 2024 में पैटर्न चेंज किया। अब 2024 का जो पैटर्न मैंने देखा है, तो फैक्चुअल भी पूछ रहा है, पर फैक्चुअल कम है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा है यूपीएससी का। फैक्ट्स हैं पर कम है, और जो फैक्ट्स पूछा भी गया है वो बहुत रिलेवेंट फैक्ट है ना, और बहुत न्यूज में चर्चित रहा है, वही पूछा है। ये हो गई स्टूडेंट्स एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। पहली चीज, कोई चीज छोड़ नहीं सकते आप। जो स्ट्रेंथ है वहां पे मैक्सिमम स्कोर करना है, जो वीक एरिया है वहां पे भी एवरेज नंबर लाने का तो सोचना है। तो मेरी स्ट्रैटेजी में कोई ऐसा नहीं है कि भैया इसको आप छोड़ दो तब भी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट तो है नहीं सिलेक्शन में। आप समझदार हैं। 300-500 सीट्स आ रहा है, पूरा इंडिया लगा हुआ है। सीएससी के बच्चे भी अभी इधर ही आ रहे हैं, सिविल सर्विस वाले बच्चे भी इस पे आके लिख रहे हैं, तो स्कोप है ही नहीं स्टूडेंट। मेहनत के अलावा कोई स्कोप है ही नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ यहां हेल्प कर सकती है कि आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कहां फोकस मेरा होना चाहिए और कहां फोकस नहीं होगा तो भी चलेगा, है ना। तो आइए एक बार बहुत ही जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं सब्जेक्ट्स पे। मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, है ना, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी। स्टूडेंट, मैं आपको अगर बता दूं, मैंने जो चीज देखा है, एक तो है आपका करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स अगर आप देखें एक इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करता है। तो करंट अफेयर्स को तो बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी ऐसा एरिया मैंने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सवाल भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कुछ एरियाज पहले मैं आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है ना।
तो पहली चीज तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छा एक वेटेज रहता है ना। अगर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स को ही आप मिलाकर देखोगे तो लगभग 50 सवाल यहीं से है। अगर लॉजिक रीजनिंग देखा आपने तो 70 सवाल हो गए, है ना। और इसके अलावा भी कोई भी जनरल साइंस बहुत वेटेज है, बहुत तगड़ा वेटेज है। जनरल साइंस का तो CAPF में बहुत अच्छा वेटेज है। तो एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, रीजनिंग, ये सब तो मतलब मस्ट है। इसमें बहुत अच्छी पकड़ बनानी चाहिए आपको। बच्चे को वीकनेस मैंने कहाँ देखा है? बच्चों को मैंने मेनली वीकनेस देखा है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में मैंने देखा काफी बच्चों का मैंने देखा इकोनॉमिक्स मुझे बच्चों का कंपैरेटिवली वीक लगा। दूसरी चीज हिस्ट्री, ये दो एरिया जो मैंने देखा बच्चों का कंपैरेटिवली बाकी एरिया से ये वाला एरिया ज्यादा वीक है। कुछ बच्चों का भी मैथ्स वीक रहता है, रीजनिंग उनका वीक होता है, तो वो भी मैंने देखा है। पर मैंने ज्यादा बच्चों में देखा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री उनको लगता है बहुत बल्कि है सर, और एंशिएंट भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है, बहुत बल्कि है, तो कैसे करें, है ना। अब स्टूडेंट्स मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये जो चीजें टफ जा रही है, इस टफ एरियाज पे भी आपको मोर देन एवरेज लेने का सोचना है, मोर देन एवरेज, है ना। और बाकी में जितना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो उसको तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब देख लेते हैं कि 150 दिन है तो मुझे करना क्या है। एक बार सब्जेक्ट को गिन लेते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 1, जनरल साइंस 2, करंट अफेयर्स 3, इंडियन पॉलिटी 4, इकोनॉमी 5, हिस्ट्री 6 और ज्योग्राफी 7। ठीक है, 7 दिन है, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स है करंट अफेयर्स को मिलाकर। और हमारे पास बचे हैं 150 दिन बचे हुए हैं। तो कितने हफ्ते हो गए स्टूडेंट्स? 150 दिन इक्वल्स टू लगभग 21 हफ्ते हैं हमारे पास। 21 मतलब 22 के से कुछ कम दिन है। 21 हफ्ते 3 दिन है हमारे पास। 21 हफ्ते 3 दिन है। अब देखिए इसी में ही आपको पेपर 2 भी देखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको एक जनरल चीज बता दी कि क्या रहता है। अब आते हैं 100-150 दिन करना क्या है, 150 डेज करना क्या है। पहली चीज मैंने आपको बताया 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 150 दिन है। अगर आप 150 दिन को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 21 हफ्ते 3 दिन बचता है, 21 वीक और 3 डेज। ठीक है, अब देखते हैं 7 सब्जेक्ट 21 हफ्ते। तो अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के लिए 3 वीक है ना, 3 वीक के लगभग है ना। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, किसी भी हफ्ते में आप एक काम करिए, मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, समझ के चलते हैं। मुझे लगता है कि मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, मेरा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट मेरा स्ट्रेंथ एरिया है। तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे लगता है कि ये इस सब्जेक्ट में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है और मेरे यहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है, तो इस सब्जेक्ट्स को ना मैं थोड़ा साइड में रखूंगा। अभी मैं मानता हूं कि चलो मैंने ये मान लिया कि मेरा हिस्ट्री वीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ना सबसे पहले MCQs उठाऊंगा लास्ट 3 साल के, कम से कम 3 इयर्स के MCQs उठाऊंगा और मैं देखूंगा UPSC सवाल कहां से ज्यादा पूछ रहा है, कहां से ज्यादा पूछ रहा है इस सब्जेक्ट में। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो नए थीम्स हैं, जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जो 3 किताबें हैं थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, जो मेन 3 किताबें हैं, कम से कम उन 3 किताबों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और मैं वो चीजें ज्यादा पढ़ूंगा जो UPSC ज्यादा पूछ रहा है, जिन लाइंस पे वो ज्यादा सवाल पूछ रहा है उसको ही अच्छे से पढ़ूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 किताबें आई हैं थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, वो बिल्कुल पढ़ना चाहिए।
स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पीवाईक्यू जिसको कहते हैं, पीवाईक्यूज उठाकर आप देखिए कि यूपीएससी उस वीक सब्जेक्ट में आपके किस तरीके से सवाल पूछ रहा है और उस हिसाब से उसके एनसीईआरटीज को उठाकर जब आप पढ़ रहे हो तो उन एरियाज को बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। ये हो गया आपको, अगर मेरा स्ट्रेंथ जहां होगा तो मैं उस स्ट्रेंथ जहां होगा, जहां एक्यूरेसी अच्छी उसको थोड़ा साइड में रखूंगा, जो वीक है उसको पहले उठाऊंगा, है ना। और मैंने जैसे बताया सात सब्जेक्ट हैं, 21 वीक है, एक सब्जेक्ट के लिए 3 वीक है। तो मैं क्या करूंगा समझ लेते हैं आप, या तो आप एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते में एक ही सब्जेक्ट उठाओ उसको ही पढ़िए, या फिर आप एक दिन मैं ऐसे करता था, एक वीक में मैं 2 सब्जेक्ट उठाता था, 2 या कभी कभी 3 भी। तो मेरे को लगता था कि ज्योग्राफी मेरे को आता है तो उसको मैं साइड में रख देता हूँ। जनरल साइंस मेरे को लगता था कि भाई थोड़ा और रिवाइज कर लेना चाहिए, बल्कि है ज़्यादा वेटेज उसी को दिया गया है तो मैं उसको उठा लेता था। और जो मेरे को लगता था कि हिस्ट्री मेरा वीक है तो हिस्ट्री पढ़ लिया, जब इसी से थोड़ा बोर होने लग गया तो जनरल साइंस उठा लिया, है ना। हिस्ट्री पढ़ता रहा, जनरल साइंस पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, फिर हिस्ट्री उठा लिया, है ना। तो आपको अपना वीक पूरा टारगेट बनाकर जो बेसिक्स फंडामेंटल बुक्स हैं स्टूडेंट्स उसको तो पढ़ते ही रहना चाहिए। ऐसे ही करना है पूरे हफ्ते आपको। और सच बताऊं, ये करते करते करंट अफेयर्स, ये इस चीज को करते करते करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ एक तो हो गया आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल करते रहना चाहिए, और इसी के बीच पेपर 2 का कुछ टॉपिक्स लिखते रहना चाहिए बीच हर हफ्ते। तो उससे क्या होगा, आपकी होलिस्टिक तैयारी होती रहेगी। करंट अफेयर्स समझ के चलिए वो तो डेली का काम होना चाहिए, कुछ टाइम करंट अफेयर्स को डेली डालना ही चाहिए। एक दिन में नहीं होगा स्टूडेंट, बाद में सब पाइलअप हो जाएगा, पढ़ने लगोगे सब हवे के ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो करंट अफेयर्स किसी चीज उसको डेली रखना है, वो रहेगा ही रहेगा डेली के रूटीन में। एक ही घंटा दो करंट अफेयर्स को, पेपर में आज जो आया है उस दिन ही इसको समझ लो, है ना। करंट अफेयर साथ में चलेगा। करंट अफेयर तो ऐसी चीज है उसको पूरे एंड तक छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 12 महीना 15 मिनट का करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना है। तो अभी 150 दिन में क्या करना है, डेली करंट अफेयर उठाना है, और साथ में हो सके तो 2 सब्जेक्ट कोई और उठाने हैं, या तो एक उठाइए या तो 2 उठाइए, आपका चॉइस है। अगर आपने, पर जहां आपका स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा साइड में रखिए, पर उसको भी फोकस में लाइए, रूटीन में लाते रहिए। समझ के चलते हैं, मैंने जैसे बताया था कि ज्योग्राफी मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, तो मैं इसको हफ्ते में कोई जब पढ़ूंगा किसी सब्जेक्ट के साथ तो इसको 2 ही दिन पढ़ूंगा, 5 दिन उसमें डालूंगा, है ना। तो ऐसा बैलेंस करते रहना चाहिए। और जब आप हिस्ट्री पढ़ लें तो जाके एमसीक्यूज, जब आपको लग रहा है कि हिस्ट्री आपका वीक है, आपने पढ़ लिया, फिर जाके उसके एमसीक्यूज मिला मिला के सॉल्व करते रहिए। पहले एमसीक्यूज देखा, फिर पढ़ा, और जब पढ़ लिया फिर जाके एमसीक्यूज को मिलाते रहा, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है और एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना रिटेंशन हो रहा है। और जब आप गलत करेंगे तो आप वहीं पे अपने आप को करेक्ट भी करते जाएंगे, फिर बुक खोल के भी 1-2 बार देखते रहेंगे तो वो बिल्टअप होते चली जाएगा, वो फाउंडेशन बिल्ड होते जाएगा आपका, वो चीज़ें आपके अंदर एसिमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। तो स्टूडेंट 5 महीना यही ट्रिक है। अगर समझ के चलते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको लग रहा है भाई मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग तो बहुत ही वीक है, और आप सोच रहे हो इस बार इस एरिया को मैं छोड़ ही दूंगा, करूंगा ही नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं गलत स्ट्रैटेजी है ना। अगर आपको लग रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग का आपके पास, आपको मैथ्स रीजनिंग बहुत वीकनेस है और आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बता रहा हूं आपको कोई ना कोई क्लास एनरोल करना चाहिए, है ना। या किसी ने ऑनलाइन बहुत अच्छे से सिखा रखा होगा, है ना, उसको देखना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, या किसी ने बहुत बढ़िया से समझा रखा होगा उसको देखना चालू करो। पर मैं बता रहा हूं कोई भी एरिया छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अभी हमने यहाँ पे क्या समझा स्टूडेंट्स, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 150 दिन है, 21 वीक, 3 दिन। हर हफ्ते क्या करना है, करंट अफेयर तो डेली खत्म करना, उसको छोड़ना नहीं है। हर मंथ का करंट अफेयर उठाया, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको मंथ में लाइए और खत्म करने की कोशिश करिए। डेली करंट अफेयर्स करते ही रहना आपको, वो तो ऐसा है कि वो डेली चलना चाहिए,
क्योंकि करंट अफेयर से अच्छा खासा पूछता है स्टूडेंट। अगर करंट अफेयर में जो चीज़ चल रही होती है ना, उसी में उसका स्टैटिक आगे पूछ लेगा। करंट अफेयर से यूपीएससी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। करंट अफेयर से ही क्या करेगा, वो मुद्दा कहीं ना कहीं करंट में आया होगा तो वही उसी टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन जाके पूछ लेगा यूपीएससी, है ना। क्लासिक लिटरेचर देखिए पिछली बार बहुत न्यूज़ में था, तो एक पेपर 2 में टॉपिक पूछ लिया, है ना। ज्योग्राफी एनवायरमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट से ज़्यादा पूछ रहा है ना। बहुत सारी मेलेनिस्टिक टाइगर पूछा था पिछली बार, मेलेनिस्टिक टाइगर न्यूज़ में था। लैग्रेंजे पॉइंट्स पूछा था ज्योग्राफी में, लैग्रेंजे पॉइंट न्यूज़ में था। तो जो करंट रहता है ना, वो करंट तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, है ना। पर क्या है, लेटली यूपीएससी थोड़ा सा कंसेप्ट भी पूछ रहा है, तो कंसेप्ट पे भी ध्यान देना है। जब आप पढ़ रहे हो ना, कोई चीज को बाहर मत करिए, समझ लीजिए वहीं पे एक बार अच्छे से। उसको एक बार अच्छे से समझ लोगे, वो चीजें वहीं क्लियर रहेगी और हमेशा याद रहेगी। और जब एमसीक्यूज मिलाते रहोगे ना, तो आपको चीजें और स्ट्रांग होते चली जाएंगी। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, एवरी वीक करंट अफेयर्स देखिए 7 सब्जेक्ट 21 हफ्ते, एवरी डे, एवरी वीक एवरी वीक। एक मिनट रुक जाइए, यहां पे मैं बता देता हूं क्या मंत्र है। एवरी वीक करंट अफेयर्स डेली करो, आप डेली करना है। 1 या 2 सब्जेक्ट उठाओ, उसके एमसीक्यूज देखो, कहां से पूछा, किस लेवल के सवाल पूछा, कितने डेप्थ में पूछा, और वो 1-2 सब्जेक्ट को उसी एंगल से पढ़ाना चालू करो। और जब पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज मिला के उस कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर लो अपने अंदर। बाय करने से ज्यादा अच्छा मैं मानता हूं कॉन्सेप्ट को समझना होता है। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हमेशा दिमाग में रहेगा। बाय किया है तो जैसे यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछ लेगा और आपने बाय किया है तो सॉल्व रॉन्ग करके आ जाओगे। तो समझने पे ध्यान देना, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उस फैक्चुअल को भी ध्यान रखना है। तो यही रहा स्टूडेंट, हर हफ्ते करंट अफेयर्स और 1 या 2 सब्जेक्ट उठा के, जब दिन में आप एक चीज पढ़ के बोर हो गए, स्विच करिए, चेंज करिए, मूड चेंज करिए अपना, है ना। जब उससे बोर होने लग गए, फिर उसको पकड़िए। एक ही चीज को लेके बैठे हो, मन लग रहा नहीं है, बोर हो रहे हो, फिर भी पढ़ते जा रहे हो कि भाई बस एग्जाम देना है इसलिए पढ़ रहा हूं, वो काम नहीं होता है। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करता। मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूं, 20 घंटे पढ़ रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। अपना एक डिसिप्लिन बनाओ, पंक्चुअलिटी से चलो, है ना। अपनी नींद अच्छी रखो, क्योंकि आप 15 घंटा जब पढ़ रहे हो, 10 घंटा जब पढ़ रहे हो, तो दिमाग को भी तो आराम चाहिए। डेली काम करना है, एक दिन थोड़ी भागना है। ये यूपीएससी के एग्जाम स्टूडेंट, मैं बता दूं, ये मैराथन रेस है, ये स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर का कि उठे और भागने लग गए, 100 मीटर हो गया, रेस खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, ये मैराथन है, यहाँ डेली दौड़ना है, डेली उठना, डेली दौड़ना। इसलिए डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करता है ना। मैराथन की रेस दौड़ना है तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि 100 मीटर भागना था, भाग लिया और हो गया। इधर नहीं चलता वो काम, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में चलता था, इधर नहीं चलेगा। इधर वो उसका फायरबैक होने लग जाएगा, आपको हेल्थ खराब हो जाएगा, एग्जाम के लिए बीमार पड़ जाओगे, काम खत्म। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल में ये आइडिया यहां पे क्लियर है। अभी एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, फाइनल रिकैप कर देता हूं। 7 सब्जेक्ट्स है, समझ लेते हैं। फर्स्ट वीक मैंने उठाया ज्योग्राफी और उठाया हिस्ट्री। इसके साथ आपको पता है, इसके साथ हिस्ट्री उठाया, करंट अफेयर्स तो जा ही रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों ही मुझे समझ लेते हैं, पढ़ना है अच्छे से, दोनों ही मेरे मॉडरेट लेवल पे ही तैयारी है। तो हमें ये दोनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है 3-3 दिन, और करंट अफेयर्स को करते रहना। उसके बाद 7वें दिन बैठ के दोनों के बढ़िया एमसीक्यूज मिलाना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक अगला सब्जेक्ट उठाना है 2, यही करते रहना है लास्ट तक। और कोशिश, जब आपको लग रहा है कोई एरिया में अभी भी रॉन्ग हो रहा है, उसको ज्यादा करना है। अगर लग रहा है भाई ये मुझसे होगा ही नहीं, तो क्लास लगाना, मॉड्यूल लगाना है और समझ लेना है। कोई अच्छा मॉड्यूल करा रहा होगा, उसको ज्वाइन करके वो चीजें जल्दी से समझ लेना है। वो टीचर आपको बता देगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट जल्दी आप समझ जाओगे तो टाइम बचेगा आपका, है ना। ये हुआ तरीका। रिपीटर कैंडिडेट, रिपीटर्स बच्चे, अब इनको रिपीटर बच्चों को क्या लगता है, सब पढ़ लिया है मैंने,
सब तो पढ़ लिया है, वो तो पिछली बार ये हो गया, इस बार वो हो जाए, इस बार पिछली बार वो हो गया तो इसलिए नहीं हो पाया, वो हो गया तो नहीं हो पाया था। भैया स्ट्रैटेजी अपनी बैठ के बात करो, पूछो कहाँ गलती हुआ, तो इस बार भी गलती कहीं हो जाएगा, है ना। और जो एरिया पिछली बार पढ़कर जो स्ट्रैटेजी है अपनी किसी से डिस्कस करिए, आप अपना आके मार्क्स देखिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। ये बैठने का टाइम नहीं है कि भाई मेरा तो हो ही गया है, पिछली बार बस मैं बीमार पड़ गया इसलिए हो गया। इस बार भी तैयारी करके जाइए, आप नहीं कर रहे हैं तो कोई तो अच्छे से करके ही आ रहा है ना। तो रिपीटर बच्चों को भी बोलूंगा, पढ़ लिया है तभी भी रिवाइज करते रहिए। जितने बार रिवाइज, मल्टीपल बार रिवाइज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही वो चीजें कॉन्सोलिडेट होती जाएंगी, एग्जाम में उतना ही जीवन आसान रहेगा, उतने श्योर रहोगे कि यही आंसर है, डाउटफुल खत्म हो जाएगा, सब डाउट्स खत्म हो जाएगा। तैयारी हो गई है फिर भी करते रहना है, डिसिप्लिन का ही ये गेम है ना, डिसिप्लिन का ही पूरा गेम है यूपीएससी, और कुछ नहीं है। ये कोई हार्ड एग्जाम नहीं है। जो परसिस्टेंट करता है, डिसिप्लिन होके करता है, रेगुलर करता रहता है और सही रास्ते पे है, सक्सेस उसको होना ही होना है। तो रिपीटर बच्चों के न्यू कमर्स के लिए मैं बता दूं, सारी एनसीईआरटीज बहुत जरूरी है, बाकी नोट्स को भूल जाइए। क्लासेस का नोट्स है, उसका नोट्स दिया हुआ है, ये नोट दिया हुआ है, कुछ काम नहीं आएगा। यूपीएससी का जो पेपर फिटर होता है, वो लोग जो होते हैं बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, पुराने एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये सब सरकारी दस्तावेज पढ़ते हैं, सरकारी किताबें पढ़ते हैं और वहीं से सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की ले लीजिए, है ना। आपका जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा साइड में रखिए, जो एरिया वीक है एवरी वीक हर सब्जेक्ट में एक, कोई 2 उठाता है, कोई 3 सब्जेक्ट भी उठा के पढ़ता है, पर करंट अफेयर्स डेली रखना है और 2 या 3 एनसीटी उठा के पढ़ना है और हफ्ते में एक दिन बैठ के एमसीक्यू से मिलाते रहना है। या तो आप समझ लो आज ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं मैं, सुबह से शाम ज्योग्राफी पढ़ी और रात को पूरा एमसीक्यू से मिलाता गया, है ना। दूसरे दिन हिस्ट्री उठाया, पूरा दिन पढ़ा और शाम को एमसीक्यू से मिलाता रहा उस टॉपिक के सारे। यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए स्टूडेंट। पढ़ के एमसीक्यू से वो सीखने मिलता है, कॉन्सोलिडेट करते रहना अपने माइंड को। और यूपीएससी के जो पास्ट के क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व करना है, उससे आइडिया आ जाएगा कि भैया इस तरीके के सवाल पूछता है यूपीएससी, तो उसी डेप्थ में जाके यूपीएससी के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उतने डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको, है ना। एनसीईआरटी करंट अफेयर्स मैं बोलूंगा स्टूडेंट न्यू कमर्स के लिए 15 मंथ का अगर करंट अफेयर्स कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर 15 मंथ का नहीं भी कर पाते हैं तो 12 मंथ का तो मस्ट है, करके ही जाना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूं अगर फॉलो कर लिया तो मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ही बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। एग्जाम में जाओगे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आओगे, इतना श्योर हूं मैं। ये देखिए स्टूडेंट, अब आप इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी रीडिंग कैपेसिटी क्या है, बाकियों के क्या। भी मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने लॉ पढ़ा है, तो मुझे तो आदत है पढ़ने की, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं तो 12-12 घंटा भी पढ़ लेता हूँ। अब जिसको नहीं है, आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं या और किसी बैकग्राउंड से हैं, आपको इतना रीडिंग का हैबिट नहीं है और आप क्वालिटी रीडिंग पर भरोसा करते हैं, आप 5 ही घंटा में शायद अच्छा आउटपुट निकाल लें, तो मैं जाने से पहले ये बोलूँगा स्टूडेंट, घंटे मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ रीडिंग। और मैंने यूपीएससी का पेपर देखा है लेटली, मैं पिछले 8-10 सालों से पेपर ही देख रहा हूँ यूपीएससी के। मैं बता दूं, क्वालिटी रीडिंग मैटर करता है और पेपर कंसेप्चुअल ज्यादा आने लग गया है, तो कॉन्सेप्ट को पढ़िए और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी याद में रख के चलिए, ठीक है। अगर ये कोई स्टूडेंट अगर हर हफ्ते कर रहा है, और हर हफ्ते में बोलूंगा स्टूडेंट ये होलिस्टिक तैयारी होती है यूपीएससी की, तो कुछ समय निकालकर एक रिपोर्ट, एक ऐसे, एक आर्ग्यूमेंट लिखना भी चाहिए, है ना। ताकि समझ के चलिए आपका पेपर 2 आप ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो पेपर 2 का बैच लगा लिया और पेपर 2 में जो क्लास लगा कर वहां पे एक ऐसे लिख के देते रहे, टाइम निकाल के डेली आधा घंटा निकाल के उसमें भी डाल दिया। तो दोनों सब चीजें साथ में लेके चलने का ही ये गेम है यूपीएससी में, बता रहा हूं। कोई चीज छोड़ोगे नुकसान होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल में बिल्कुल भी क्लियर है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो मैं टेलीग्राम पे हूं, मैं व्हाट्सएप पे हूं, आप मुझे टेक्स्ट करके अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में स्टूडेंट्स। टिल देन ऑल द बेस्ट।